हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस के मंथली मैगजीन को, जो कि सितंबर 2023 के हैं। इसमें अभी तक हमने पहला टॉपिक इसका पॉलिटी का कंप्लीट किया हुआ है। यह आज का हमारा दूसरा टॉपिक है आईआर के बारे में, कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है इसको कवर अप करेंगे, जिसमें अभी तक हमने इसके पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट किया हुआ है। मतलब कि हमने इसके पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा आज का पार्ट सेकंड रहेगा। तो पार्ट सेकंड के अंतर्गत जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। इसके पार्ट फर्स्ट को जब पढ़ा हुआ है, जब हमने भारत और G20 के बीच संबंधों के ये मेन मेजर टॉपिक रही नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, अफ्रीकी संघ जो G20 का एक स्थायी सदस्य है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और विश्व को एकजुट करने वाले देश के रूप में पढ़ा। और साथ ही साथ इसके और टॉपिक कौन कौन से रहे, और इसके भारत द वॉइस ऑफ ग्लोबल, इसके संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे, जो कि इसमें जो पहले मेजर टॉपिक है हमने पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट किया। आज का जो पार्ट सेकंड है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे भारत द वॉइस ग्लोबल साउथ के बारे में, दूसरा भारत आसियान के बारे में, अब्राहम समझौता के बारे में, और भारत सऊदी अरब समझौते के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ इसकी संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट, दूसरी आती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, तीसरा आता है L69 समूह के बारे में पढ़ेंगे, और 5 आइज अलायंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आईआर से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट में इसके कुछ मेजर टॉपिक को कंप्लीट किया। अब पार्ट सेकंड में इसके और ये जो टॉपिक बचे हुए हैं इनको कवर अप करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भारत द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के बारे में। तो सुर्खियों में क्यों रहा है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ के मुद्दे को आगे बढ़ाने और उनका समर्थन करने के लिए भी एक मंच का उपयोग किया। इनसे अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में जाने कि भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ को पुरजोर को समर्थन किया हुआ है। इसके अंतर्गत कुछ निम्नलिखित प्रयास किए गए, जिसमें देखते हैं कि पहला प्रयास आता है कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलवाने में उसका समर्थन किया है। दूसरा आता है कि भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान हुई चर्चाओं वार्ताओं में ग्लोबल साउथ के निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार किया गया है, तथा इसमें संप्रभु ऋण के उच्च स्तर पर सामना करने वाले देशों के ऋण को पुनर्गठित करने के संदर्भ में इसके प्रयास किए गए हैं, और जलवायु वित्त के लिए संसाधन जुटाने के संदर्भ में इसमें प्रयास किए गए हैं। और भारत के अधीन G20 की अध्यक्षता की थीम क्या थी, जैसा कि अभी हमने इसके पार्ट फर्स्ट में पढ़ा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम के अर्थ के बारे में भी जाना, और उसकी फुल डिटेल में उसकी इंपोर्टेंस के संदर्भ में हर एक के चीज़ में विस्तृत में समझा। तो इसकी जो G20 के भारत के अधीन G20 की अध्यक्षता के समय जो थीम थी, क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य रहा है, जो कि विकासशील देशों के समावेशन का प्रतीक रहा है। चलिए तो जानते हैं कि ग्लोबल साउथ के बारे में, कि ग्लोबल साउथ क्या है। ग्लोबल साउथ जो है सामान्यतः विकासशील और अल्प विकसित या अविकसित देशों को व्यक्त करता है। ये देश मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, और इसमें अधिकतर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। इसी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे आर्थिक रूप से विकसित देश ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करते हैं। ग्लोबल साउथ की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? ब्रेंट रिपोर्ट जो 1980 में आई हुई थी। इस रिपोर्ट में उत्तर और दक्षिण देशों के बीच उनकी प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति, सकल घरेलू उत्पाद और जीवन स्तर के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव किया गया था। अब जानते हैं इसके संदर्भ में कि ग्लोबल साउथ से संबंध या ग्लोबल साउथ के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जिसके अंतर्गत वैश्विक मुद्दों पर मंचों पर कम प्रतिनिधित्व के संदर्भ में देखा जाए तो उदाहरण के लिए ग्लोबल साउथ के देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से बाहर रखा गया है, या उनके कम प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। फिर आता है कि ग्लोबल नॉर्थ के भू राजनीतिक संघर्ष वैश्विक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। साथ ही तेल की बढ़ती कीमतें, खाद्य पदार्थों के मूल्यों में अस्थिरता जैसे ग्लोबल साउथ की चिंताओं को अनदेखी भी की जाती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इससे ग्लोबल साउथ के देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हुआ है। मानदंड संबंधी मुद्दों पर ग्लोबल साउथ का एक अलग ही दृष्टिकोण है, जिसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि लोकतंत्र, मानवाधिकार, जलवायु गवर्नेंस के लिए एजेंडा आदि की व्याख्या को लेकर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच आम सहमति का अभाव रहा है।
जलवायु परिवर्तन सहित अधिकांश वैश्विक चुनौतियों को ग्लोबल साउथ पर विषमतापूर्वक प्रभाव पड़ता है। इसके संदर्भ में प्रमुख चुनौतियां एवं इनके अलग अलग दृष्टिकोण आते हैं। अब आता है कि भारत ने स्वयं को ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसे स्थापित किया। तो इसके बारे में जानें कि सबसे पहले कि भारत ने ग्लोबल साउथ को प्रभावित करने वाले वैश्विक संकट की स्थितियों से निपटने के लिए बहुदिशात्मक कूटनीतिक सहभागिताएं की हैं। साथ ही आर्थिक एवं तकनीकी समृद्धि के पथ पर बढ़कर वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत साख बनाई हुई है। जैसे उदाहरण के लिए भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 10 से अधिक देशों को दवाएं और टीके उपलब्ध कराए हुए थे। भारत वैश्विक स्तर पर जलवायु गवर्नेंस के लोकतंत्रीकरण की दिशा में अपना सहयोग दे रहा है। जैसे उदाहरण के लिए वार्ताओं में साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व का समर्थन करना और विकसित देशों पर जलवायु वित्त के लिए दबाव बनाना आदि होता है। भारत बहुपक्षीय संसाधनों के अधिक समावेशी बनाने और उनको सुधार का पुरजोर समर्थन कर रहा है और उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए विस्तार की मांग भी कर रहा है। यह लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे मानदंडों संबंधी मुद्दों को वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है और ये इसके साथ साथ यह मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा जैसे अनेक क्षेत्रों में ग्लोबल साउथ की क्षमता का निर्माण कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की गई है और इसके तहत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्लोबल साउथ में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास से संबंधित अनुभवों, सर्वोत्तम परिपद्धतियों और विशेषज्ञों को साझा किया जाएगा। यह एक सहयोगात्मक संवाद के लिए मंच प्रदान करता है। जैसे उदाहरण के लिए जनवरी 2023 में भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, जो कि यह सम्मेलन का वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख पॉइंट है। अब आता है कि सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए भारत द्वारा अन्य पहलें कौन कौन सी स्टार्ट हुई हैं। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले जानते हैं कि इसने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स और अन्य प्राचीन खाद्यान्न अनुसंधान पहल जैसे महर्षि, इसके माध्यम से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। कौन का महर्षि का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स और अन्य प्राचीन खाद्यान्न अनुसंधान पहल रहा है। अब आता है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में कि इसे विकास हेतु समाधान खोजने और शोध करने के लिए स्थापित किया जाएगा। ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पहल, इसके तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञता को साझा किया जाएगा। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेटिक फोरम के अंतर्गत इसका काम ग्लोबल साउथ की कूटनीतिक और राजनयिक बातों को समन्वय स्थापित करना है। ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट के संदर्भ में देखा जाए तो इसके अंतर्गत भारत में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों के छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। फिर आता है कि G20 उपग्रह के संदर्भ में G20 उपग्रह के संदर्भ में इसके तहत जलवायु और मौसम संबंधी महत्वपूर्ण डेटा को साझा करने हेतु पर्यावरण और जलवायु का सर्वेक्षण किया गया है। तो इसके संदर्भ में यह भारत के द्वारा किए गए प्रयास है। चलिए तो जानते हैं कि इस ग्लोबल साउथ की नेतृत्व करने में भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, जिसमें पहला आता है राष्ट्रीय हितों के साथ संतुलन स्थापित करना। इसके संदर्भ में देखा जाए तो राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में कि यह एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करते समय रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए हाल ही में भारत ने चावल के निर्यात को प्रतिबंध लगाया हुआ और इस कदम की कई देशों में आलोचना की गई है। इसका कारण यह रहा है कि कई देशों में इसकी वजह से खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में वृद्धि को देखा गया है। भारत के पास ग्लोबल साउथ के देशों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध होने चाहिए और भारत को विशेष रूप से विकास, वित्तीय अवसंरचना या व्यापार संबंधी विकास योजनाओं में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है और इसके अलावा इसके द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप का भी सामना करना पड़ रहा है। चीन आर्थिक सहायता और कूटनीतिक के माध्यम से अपने भू राजनीतिक एजेंडे को भी आगे बढ़ रहा है। इसके संदर्भ में है। अब आता है इसकी आगे की राह को देखते हैं कि आगे की राह के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ की चिंताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उन पर विचार किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए इसमें बहुपक्षीय मंचों के लिए निर्मित अपने 5 स्तंभों वाले दृष्टिकोण का उपयोग करके समावेशी संवाद स्थापित कर सकता है। इसके अंतर्गत ये 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। इसके अंतर्गत इसके 5 इसके संवाद हैं।
अब आता है कनेक्टिविटी संबंधी अवसंरचना प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में निवेश करके व्यापार प्रौद्योगिकी, पर्यटन और संसाधनों पर ग्लोबल साउथ के देशों में सहक्रियाएं विकसित करनी चाहिए। ग्लोबल साउथ के देशों में वित्तीय रूप से आत्मनिर्भरता बढ़ाने और पूंजी तक उनकी पहुंच में सुधार करने, वैश्विक व्यापार में वित्तीय संसाधनों की सुधार करने की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए विश्व व्यापार संगठन में सुधार से ग्लोबल साउथ के देशों में वैश्विक व्यापार में न्याय संगत या समान नियम आधारित पहुंच होगी। भारत के प्रस्ताव के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें विश्व अर्थव्यवस्था को या विश्व व्यवस्था को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए 4R रिस्पॉन्स, रिकॉर्गनाइज, रिस्पेक्ट और रिफॉर्म के वैश्विक एजेंडे पर आह्वान किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि यह ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देना है और यह स्वीकार करना होता है कि साझा लेकिन विविध उत्तरदायित्व का सिद्धांत सभी वैश्विक चुनौतियों पर लागू होता है। सभी देशों की संप्रभुता को सम्मान करना तथा मतभेदों एवं विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को अधिक प्रासंगिक बनाने में सुधार करता है। अब आता है इसके संबंधित जानकारी को जाने कि अन्य संबंधित जानकारी के संदर्भ में जाने कि भारत में क्यूबा में G77 प्लस चाइना शिखर सम्मेलन के साथ ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई है। 77 विकासशील देशों के समूह के संदर्भ में देखा जाए कि यह G77 प्लस चाइना भी कहा जाता है। इस कारण यह चीन इस समूह के साथ मिलकर तो कार्य करता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस स्वयं को इस समूह की पूर्ण सदस्य नहीं मानता है। तो इसके संदर्भ में चलिए तो जानते हैं इसमें G77 सदस्य देशों का नाम आया है, तो उनके संदर्भ में जानते हैं कि यह ग्रुप ऑफ G77 मतलब कि इसकी स्थापना 1964 में 77 विकासशील देशों से मिलकर हुई है। तो G77 देशों के कौन से हैं जिनकी स्थापना 77 विकासशील देशों से मिलकर हुई है। इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों को अपनी सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र और उनकी संस्थाओं के समक्ष अपनी संयुक्त आवाज रखने के एक माध्यम भी प्रदान करता है। यह विकास के लिए दक्षिण सहयोग को भी बढ़ावा देता है और वर्तमान में इस समूह में 134 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य देश है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को देखा जाए तो यह संयुक्त राष्ट्र के विकासशील देशों में सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन भी है। तो इस ग्रुप 77 के बारे में है। अब आता है, अब यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक भारत आसियान के बारे में। भारत आसियान के बारे में हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया हुआ है। इसके संदर्भ में है। अब जानते हैं कि आसियान के बारे में कि आसियान क्या है। आसियान एक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन है, जिसका शॉर्ट फॉर्म आसियान है, जिसको ASEAN के रूप में इसे जाना जाता है। आसियान जो है इसके बारे में जाने तो इसकी स्थापना 1967 में आसियान घोषणा पत्र या बैंकॉक घोषणा पत्र के हस्ताक्षर के बाद हुई थी। इस घोषणा पत्र पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने हस्ताक्षर किए हुए थे। इसके सदस्य देशों को देखा जाए तो इसके अंतर्गत आता है ब्रूनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आते हैं। तो इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं? 10 आते हैं। ब्रूनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम इसके अंतर्गत ये प्रमुख देश आते हैं। अब आता है आसियान के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। दूसरा आता है क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। चौथा आता है साझे हितों से संबंधित मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारंपरिक सहायता को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के रूप में एक दूसरे की सहायता करना आदि इसके संदर्भ में आसियान के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब आता है हमारा इसके के संस्थागत तंत्र के बारे में जानते हैं और इसके क्षेत्रीय सहयोग तंत्र के बारे में जानते हैं। संस्थागत तंत्र के बारे में जाने तो आसियान की अध्यक्षता सदस्य देशों में प्रतिवर्ष चक्रीय आधार पर आसियान की अध्यक्षता करते हैं। यह सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों की वर्णमाला के क्रम के आधार पर निर्धारित होता है तथा यह आसियान शिखर सम्मेलन को भारत की आसियान की नीति निर्माण करने वाली एक सर्वोच्च निकाय होता है, जिसमें आसियान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष शामिल होते हैं और आसियान शिखर सम्मेलन की बैठक जो है वह वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। अब आता है क्षेत्रीय सहयोग संगठन के बारे में कि ASEAN + 3 कॉरपोरेशन जो आसियान के सदस्य देश में, जिसमें चीन, जापान और साउथ कोरिया है। और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में देखा जाए तो आसियान के सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अंतर्गत इसके क्षेत्रीय सहयोग तंत्र
आते हैं। तो यह आसियान के संदर्भ में। चलिए तो जानते हैं आसियान भारत शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालें। तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो यह 12 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। इसके संदर्भ में कुछ निम्नलिखित शामिल हैं, जिसमें पहला आता है कि यह दक्षिण पूर्व एशिया, भारत पश्चिम एशिया, यूरोप को जोड़ने वाली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारे का निर्माण करता है। आसियान साझेदारों के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को साझा करना है और डिजिटल भविष्य के आसियान भारत कोष की स्थापना करना और डिजिटल रूपांतरण और वित्त के सहज लेन देन के लिए वित्तीय एकीकरण में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र जो WHO, CGTM तथा आपदा रोधी अवसंरचना के गठबंधन में शामिल होने हेतु आसियान देशों को आमंत्रित करता है तथा आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता में के तहत यह भारत में AITIGA मतलब आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम यह होता है कि यह व्यवसायों के लिए अधिक अनुकूल और सरल बनाने और व्यवसाय को सुगम बनाने में मदद करेगी और इसके अलावा यह संधारणीय और समावेशी विकास में भी सहायता प्राप्त करेगी। इसके संदर्भ में है। अब आता है कि आसियान वस्तु व्यापार भारत वस्तु व्यापार समझौते के बारे में कि AITIGA क्या है। AITIGA यह एक समझौता को 2009 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 2010 में लागू किया गया था। आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते के नाम से जाना जाता है और इस समझौते के तहत भारत और आसियान ने 76% से अधिक वस्तुओं के शुल्कों पर क्रमिक रूप से कम करने तथा समाप्त करने और अपने बाजारों को खोलने का निर्णय लिया हुआ है। साथ ही भारत और आसियान के 90% से अधिक वस्तुओं के प्रशुल्क को उदार बनाने के लिए प्रतिबद्धता भी प्रकट की गई है। इसके संदर्भ में है। अब आता है इसके संदर्भ में जाने कि यह पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणामों पर नजर डालते हैं, जिसके संदर्भ में कौन कौन से परिणाम है। इसमें पहला आता है कि यह सम्मेलन पूर्वी एशिया और शिखर सम्मेलन कार्य योजना जो 2018 से 2022 तक कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है, जिसमें नई ESOPOA जो 2024 से 2028 के अपनाने का स्वागत किया गया। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की मुख्य भूमिका के अपने समर्थन की पुष्टि की है और इसके अलावा एक स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है भारत आसियान संबंधों पर महत्व पर प्रकाश डालें तो जिसके अंतर्गत इसकी भू राजनीतिक, क्षेत्रीय एकीकरण, बहुपक्षीय सहयोग, आर्थिक सहयोग, पूर्वोत्तर के विकास, सुरक्षा, चीन का प्रभाव, सॉफ्ट पावर के संदर्भ में देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसके भू राजनीतिक महत्व के बारे में। तो भू राजनीतिक महत्व के संदर्भ में जानने के पहले हम एक और कार्य योजना जो कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कार्य योजना है उसके मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं, जो कि 2024 से 2028 के लिए निर्धारित की गई है। जिसके अंतर्गत पहला आता है कि हिंद प्रशांत की आसियान की आउटलुक को मुख्य रूप धारा में लाना और उसे लागू करना होता है। दूसरा आता है कि आसियान की केंद्रीयता और आसियान के नेतृत्व वाले तंत्रों को EAS के भीतर एक प्रेरक बल के रूप में मजबूती प्रदान करना। तीसरा आता है कि अंतर क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से साझेदारियों को मजबूत करने पर बल देना और इस सहयोग को सतत बनाना। एजेंडा की 2030 के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के प्रयासों को शामिल किया गया है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है हम इसके महत्व पर प्रकाश डालें तो जिसमें पहले नंबर पर आता है इसके भू राजनीतिक महत्व। भू राजनीतिक महत्व के संदर्भ में देखा जाए तो यह है भारत की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में आसियान का केंद्रीय स्थान रहा है। साथ ही आसियान क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल में भी योगदान देता है, जो कि सागर एक पहल है। फिर आता है दूसरा क्षेत्रीय एकीकरण और बहुपक्षीय सहयोग के संदर्भ में देखा जाए तो आसियान के साथ भारत की संलग्नता क्षेत्रीय एकीकरण और बहुपक्षवाद के प्रति उनकी व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आसियान कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर वार्ता या सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। फिर तीसरा आता है आर्थिक सहयोग के संदर्भ में कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत और आसियान के बीच 131.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जो 2022-23 में आके भारत के वैश्विक व्यापार के आसियान के साथ व्यापार का 11.3% हो गया। अब आता है कि पूर्वोत्तर के विकास के संदर्भ में देखा जाए तो इसके विकास के संदर्भ में देखने के लिए भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कालाधन मल्टी मॉडल परियोजना आदि के माध्यम से पूर्वोत्तर के लिए विकास क्षेत्र के लिए बढ़ेगा और इससे इस क्षेत्र में प्रगति और विकास के मार्ग भी खुलेंगे। इसके संदर्भ में देखा जाता है। अब आता है सुरक्षा के संदर्भ में इसके
महत्व को देखा जाए तो सुरक्षा के संदर्भ में देखने के लिए आसियान और भारत के बीच आसियान कार्य योजना जो कि 2016 से 2025 के कार्यान्वयन के माध्यम से साझेदारी मजबूत हुई है। इससे आतंकवाद, हिंसक, उग्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को निपटने में भी मदद मिली है। फिर आता है चीन के प्रभाव के संदर्भ में देखा जाए तो यह भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के पीछे एक प्रमुख कारक चीन के इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभुत्व को प्रति संतुलित करना है और चीन के एक नया मानचित्र जारी करना जिसमें उसकी भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विवृत क्षेत्रों जिसमें स्थल और समुद्री क्षेत्रों पर अपने क्षेत्राधिकार का झूठा दावा किया गया है, जो कि भारत और आसियान के बीच साझा चिंताओं को और भी बढ़ा दिया गया। अब इसके सॉफ्ट पावर के संदर्भ में देखा जाए तो सॉफ्ट पावर के संदर्भ में इसमें भारत के लिए आर्थिक और सैन्य शक्ति के साथ साथ एक सभ्यतागत बाह्य शक्ति बनने हेतु दक्षिण पूर्व एशिया एक उत्तम स्थान रहा है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया भारत के सांस्कृतिक समानताएं साझा करता है। इनसे मंदिर निर्माण, योग, रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्यों पर आधारित अभिनय, रामलीला का प्रदर्शन, आयुर्वेद का पाठ आदि का शामिल है। अब आता है भारत और आसियान जैसे जुड़ी चिंताओं के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले तो इसकी चिंता आती है, जुड़ी चिंताओं में पहली आती है कि महाशक्ति बनने की दिशा में प्रतिस्पर्धी होना, कि दक्षिण पूर्व एशिया विस्तृत हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित है और इसकी अवस्थिति के कारण यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की जैसी महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का मुख्य केंद्र बन गया है। दूसरा आता है बढ़ता व्यापार घाटा, जो कि गैर प्रशुल्क बाध्यताओं, आयात विनियमों आदि के कारण व्यापार संतुलन असंतुलित रूप से आसियान के पक्ष में बना हुआ है और आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा 2021-22 में 25.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2022-23 में यह बढ़कर 43.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि 2010-11 में यह 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके संदर्भ में इसको देखा गया है कि यह कैसा कि 5 से 25, 25 से 43 तक ये बढ़ गया है। अब आता है प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय समझौते के संदर्भ में देखा जाए तो यह आसियान देशों का एक अन्य क्षेत्रीय संगठन जिसे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी या व्यापक प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते के साथ जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। ऐसा विभागता आसियान भारत समझौते पर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने और सीमित संसाधनों पर ही व्यय करने का कारण बनी हुई है, इसके संदर्भ में है। फिर आता है इसकी अगली चुनौतियों में कि यह बाजार तक पहुंच और कनेक्टिविटी का अभाव देखा गया है, जिसके संदर्भ में भारत और आसियान देशों के बीच भौतिक व डिजिटल कनेक्टिविटी सीमित रही और इनका व्यापार, निवेश, बिजनेस टू बिजनेस और लोगों के बीच संबंधों को नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। परियोजनाओं में देरी के संदर्भ में देखा जाए कि IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण को 2002 में स्वीकृति दी गई है और इसके बाद से इस योजना को म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता और वित्तीय बाधाओं सहित अनेक विलंब और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके 2027 तक पूरा होने की संभावना है। फिर आता है चीन के प्रभाव के संदर्भ में देखा जाए कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का प्राथमिक रणनीतिक उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटना होता है और हालांकि अभी तक भारत ने चीन की आक्रामकता के खिलाफ कोई मजबूत विकल्प प्रस्तुत नहीं किया और इसके कारण चीन दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक और रणनीतिक दोनों क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बनाए रखने में सफल रहा है। अब इसके आगे की राय को देखते हैं कि इसके संदर्भ में देखा जाए तो पहला आता है व्यापक रणनीतिक साझेदारी का होना, कि भारत द्वारा व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहिए जिससे भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र पहल में और आसियान के हिंद प्रशांत के लिए आसियान आउटलुक के बीच में अधिक समन्वय सुनिश्चित किया जा सकता है। दूसरा आता है समुद्री सहयोग के संदर्भ में कि आसियान के साथ व्यापक समुद्री सहयोग आसियान केंद्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और यह भारत सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति क्वाड की नीति का एक मूल सिद्धांत भी रहा है। तीसरा आता है मूल्य श्रृंखला के एकीकरण करना, कि मूल्य श्रृंखला के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिसमें व्यापार सुविधा, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी का उदारीकरण, प्रतिस्पर्धा नीति और गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना आदि को शामिल किया जा सकता है। फिर 4th नंबर पर आता है कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के संदर्भ में कि इसके तहत IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना चाहिए, साथ ही इस राजमार्ग के साथ एक आर्थिक गलियारे का भी निर्माण करना चाहिए। इसके तहत इस राजमार्ग का विस्तार कंबोडिया, लाओ, PDR और वियतनाम जैसे देशों तक करना चाहिए और ऐसा करने से आसियान देशों के साथ व्यापार के साथ कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत कि सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान के संदर्भ में देखा जाए कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन और शैक्षिक आदान प्रदान के माध्यम से सांस्कृतिक समझ विकसित करनी चाहिए और साथ ही लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
तो इस टॉपिक के संदर्भ में अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब्राहम समझौता के बारे में। अब्राहम समझौता कि हाल ही में अब्राहम समझौते पर होने के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस समझौते के बारे में पहले जान लेते हैं कि इसके 3 वर्ष और इसका गठन कब हुआ था, जो अभी इसके 3 वर्ष हुए। तो इस समझौते के बारे में जाने तो यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच एक सामूहिक समझौता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका USA, संयुक्त अरब अमीरात UAE और इजराइल के बीच एक सामूहिक समझौता सितंबर 2020 में किया गया था, जिसे अब्राहम समझौता के नाम से जाना जाता है। बाद में इसमें सूडान, बहरीन और मोरक्को इसके अंतर्गत इस समझौते में शामिल हो गए थे। इसके क्रम को देख लेते हैं कि कौन सा देश कौन से टाइम पर जोड़ा गया। तो इसके अंतर्गत जैसे इजराइल के साथ जो राजनयिक संबंध रखने वाले अरब देश में केवल 5 देश हैं, जिसमें मिस्र, जॉर्डन, UAE, बहरीन, मोरक्को के साथ इसके राजनयिक संबंध है, जिसमें 2020 में मोरक्को के साथ इसके संबंध रहे, जॉर्डन के 1994 में, 1979 में मिस्र के, सूडान के 2020 में और बहरीन 2020 और UAE 2020 में है, जो कि अब्राहम समझौते के पहले की स्थिति में पहले 1979 में मिस्र था और जॉर्डन था। फिर अब्राहम समझौते का हिस्सा कौन कौन सा बना? मोरक्को जो कि 2020 में, सूडान और UAE इसके बाद इसके उसमें बने। फिर आता है जो अब्राहम समझौते का हिस्सा लेकिन अभी तक अंतिम रूप नहीं लिया है, इसके संदर्भ में है मोरक्को। अब आता है इसके अंतर्गत देखा जाए कि यह समझौता जो इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का एक प्रतीक है और इसके पहले 1994 में जॉर्डन ने इजराइल के साथ इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए थे। तो जॉर्डन के द्वारा 1994 में किए गए थे और 1979 में मिस्र इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब राष्ट्र था, लेकिन 1994 में जॉर्डन ने भी इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए थे। फिर आता है कि इस समझौते के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन इजराइल के दूतावास स्थापित करेंगे और राजदूतों को एक दूसरे देश भेजेंगे। साथ ही देश में पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में इजराइल के साथ सहयोग को मिलकर भी काम करेंगे। इस समझौते को इब्राहिम समझौता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विश्व के 3 प्रमुख ईश्वरवादी धर्मों, जिसमें ईसाई, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म का मूल संबंध पैगंबर इब्राहिम से था। इसके कारण इस समझौते को इब्राहिम समझौता कहा जाता है। अब जानते हैं इब्राहिम समझौता के महत्व के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला महत्व आता है कि स्थिरता बनाए रखने के संदर्भ में, कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस इब्राहिम समझौते को फारस की खाड़ी में स्थिरता को बढ़ाने और संघर्ष को रोकने के लिए एक सामूहिक सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर समाधान के संदर्भ में देखा जाए तो यह समझौता अरब देशों इजराइल के बीच बातचीत का रास्ता खोलकर 2 स्टेट सॉल्यूशन के मुद्दे को आगे बढ़ाता है और हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच इब्राहिम समझौते के हस्ताक्षरकर्ता देश बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात ने संघर्षरत सभी पक्षों के बीच तनाव को दूर करने की मांग की है ताकि लोगों के बीच जीवन की रक्षा की जा सके। आर्थिक महत्व के संदर्भ में देखा जाए तो आर्थिक महत्व के संदर्भ में यह 2021-22 के बीच इजराइल और अन्य पश्चिमी एशियाई देशों के बीच व्यापार को 74% वृद्धि दर्ज की गई है। धार्मिक महत्व के संदर्भ में देखा जाए तो इब्राहिम समझौते ने इजराइल में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों जैसे यरूशलेम में अल मक्सा मस्जिद की यात्रा करने हेतु अन्य समुदायों को भी अनुमति दी हुई है। प्रौद्योगिकी में सहयोग के संदर्भ में देखा जाए तो इसे उदाहरण के लिए इजराइल, UAE, जॉर्डन के बीच प्रॉस्पेरिटी ग्रीन एंड ब्लू एग्रीमेंट किया गया और इस समझौते के तहत इजराइल को बिजली की आपूर्ति करने के लिए जॉर्डन में एक सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जबकि इजराइल में स्थापित एक बिलवणीकरण संयंत्र जॉर्डन का जल प्रदान करेगा। शिक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात कई छात्रों ने इजराइल विश्वविद्यालय में नामांकन करवाया है और बहरीन में साझा शैक्षणिक गतिविधियों की संभावनाओं को भी अपनाया है। साथ ही छात्र प्रोफेसर को एक दूसरे के देश में भेजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ कई समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। अब आता है कि इस समझौते के में भारत के लिए इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं, क्योंकि किसी भी समझौते के संदर्भ में भारत का इम्पोर्टेंस देखना भी महत्वपूर्ण होता है। तो उसके संदर्भ में पहला देखते हैं क्षेत्रीय सहयोग के बारे में। क्षेत्रीय सहयोग में देखा जाए तो इस समझौते में क्षेत्रीय और बहुराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का एक आधार तैयार किया गया और इसका एक सटीक उदाहरण I2U2 इजराइल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका समूह की स्थापना है। I2U2 का जो मुख्य फोकस है वह जल ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर हुए।
अब आता है आर्थिक अवसर के संदर्भ में कि इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य होने से भारत के लिए एक नए आर्थिक अवसर पैदा हो रहे हैं या हो सकते हैं, जो खाड़ी में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के बीच सीधी उड़ानों की सुविधा भी प्रदान की गई। तो इस समझौते के अंतर्गत भारत की इंपोर्टेंस है। अब आता है इब्राहिम समझौते के समक्ष उभरती चुनौतियों के बारे में, जिसके अंतर्गत पहली चुनौती आती है कि पश्चिमी एशिया में बदलते भू राजनीतिक गठबंधन के बारे में, कि पश्चिमी एशिया का क्षेत्र ऊर्जा के स्रोतों से संबद्ध होने के कारण विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्रिटेन और फ्रांस ने 20वीं सदी की शुरुआत से कई दशकों तक अरब देशों पर शासन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिम एशिया को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना शुरू कर दिया और रूस एवं चीन की बढ़ती सहभागीदारी में इस क्षेत्र को राजनीतिक परिदृश्य में नई चुनौतियां पैदा की हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे को देखा जाए तो फिलिस्तीन संघर्ष के मूल कारणों का प्रभावी तरीके से समाधान नहीं करने पर इब्राहिम समझौते की आलोचना की जाती रही है। हाल ही में गाजा के हमास समूह ने इजरायल के विरुद्ध एक बड़ा हमला किया हुआ है। ईरान के प्रति शत्रुता को देखा जाए तो इब्राहिम समझौते ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव पर साझा चिंताओं से प्रेरित माना जाता है। और चीन की सऊदी ईरान कूटनीति के और इजरायल के संदर्भ में देखा जाए कि इजरायल चीन समर्थित सऊदी ईरानी समझौते की चिंता की दृष्टि से देखता है और इजरायल इस बात को भी चिंतित है कि सऊदी ईरानी समझौते ने ईरान विरोधी क्षेत्रीय गठबंधन बनाने के प्रयासों को झटका लग सकता है। गौरतलब है कि अब्राहम समझौते को प्रायः ईरानी विरोधी गठबंधन के रूप में पेश किया गया है और इसे में चीन समर्थित सऊदी ईरानी समझौते में सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने की चाह ने इजरायल को धक्का पहुंचा सकता है। अब आता है आंतरिक विरोध के संदर्भ में कि समझौते की हस्ताक्षर करने वाले देशों में कुछ ऐसे समूह भी हैं जिन्होंने इजरायल के साथ संबंधों के सामान्यीकरण पर विरोध किया है और इन देशों की सरकारों में के बीच संबंधों में सुधार को संभव हो सकता है, लेकिन दशकों में एक अविश्वास और विगत वर्षों के संघर्ष के कारण लोगों के बीच संबंधों में सुधार को अधिक समय लग सकता है। अब आता है निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो निष्कर्ष में अब्राहिम समझौता पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है और यह समझौता इजरायल और कई अरब देशों के बीच राजनीतिक संबंध और आर्थिक सहयोग स्थापित करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए खुला मंच है। हालांकि इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के चलते यह अनुमान मुश्किल है कि अब्राहिम समझौते में कम समय में भी शांति और स्थिरता कैसे प्राप्त की जाए और शांति के लिए संघर्ष के मूल कारणों का समाधान करने की आवश्यकता, और यही मुद्दा इजरायल और फिलिस्तीन का भी मुद्दा रहा है। अब आता है भारत और सऊदी अरब संबंध के बारे में देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर सम्मेलन की बैठक की सह अध्यक्षता की। अब बैठक के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो जिसके अंतर्गत पहला आता है कि दोनों देशों ने $50 बिलियन की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना को तेजी से पूरा करने का निर्णय लिया है और इसमें महाराष्ट्र तट पर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है जिसकी क्षमता 60 मिलियन टन वार्षिक होगी। भारत सऊदी अरब और अबू धाबी के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है और इस बैठक में पावर ग्रिड, गैस ग्रिड, ऑप्टिकल ग्रिड और फाइबर नेटवर्क के अलग अलग अवसंरचनात्मक क्षेत्रों के सहयोग से विषय पर चर्चा की गई है। अब आता है भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद के बारे में कि इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। ब्रिटेन, फ्रांस, चीन भारत ऐसा चौथा देश है जिसमें रियाद ने इस तरह की साझेदारी की हुई है। इसका उद्देश्य भारत सऊदी अरब संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय परिषद की स्थापना की गई और SPC के इसके 2 स्तंभ हैं, जिसमें पहला आता है कि यह राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग समिति और दूसरा आता है अर्थव्यवस्था एवं निवेश की नीति आता है। अब आता है भारत के सऊदी अरब के महत्व के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत पहला महत्व आता है कि यह आर्थिक साझेदारी के संदर्भ में देखा जाए तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के कुल व्यापार में सऊदी अरब के साथ व्यापार का हिस्सा 4.53% रहा है। ऊर्जा सुरक्षा, भूसामरिक संरक्षा एवं सहयोग, सुरक्षा, बहुपक्षीय मंचों पर संगठनों का साझा करना, व्यापार समझौता, भारत प्रवासी और सांस्कृतिक जुड़ाव इसके संदर्भ में प्रमुख है। अब इसकी चुनौतियों इसके अवलोकन को देखा जाए कि भारत और सऊदी अरब के संबंधों का अवलोकन किया जाए तो इसके राजनीतिक संबंधों के अंतर्गत आता है कि दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंध 1947 में शुरू हुए और दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए 2010 में रणनीतिक साझेदारी के स्तर को पहुंचाया।
दूसरा आता है द्विपक्षीय व्यापार में कि भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। संयुक्त नौसेना अभ्यास में अल मोहम्मद अल हिंदी, इसके अंतर्गत यह दोनों देशों के मध्य यह संयुक्त नौसैन्य अभ्यास हुआ था, इसके संदर्भ में है। अब आता है इसकी चुनौतियों के बारे में देखते हैं कि यह मध्य पूर्व क्षेत्रीय संगठन सहयोग का होना, प्रवासी संबंधी मुद्दे, पाकिस्तान का प्रभाव, ऊर्जा निर्भरता और व्यापार घाटा, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 में सऊदी के साथ भारत का व्यापार घाटा अच्छ तक के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। आगे की राह में देखा जाए तो संतुलित दृष्टिकोण का होना, जिसमें भारत और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदियों के साथ संबंध बनाते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तथा दूसरा आता है व्यापार एवं वाणिज्य से परे द्विपक्षीय जुड़ाव होना कि दोनों देशों में रणनीतिक साझेदारी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजनीतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान करना चाहिए। श्रमिक कल्याण के संदर्भ में यह सऊदी अरब की सर्वोच्च प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि वह बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासी समुदाय का कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करे और आतंकवाद से निपटने के संदर्भ में या चरमपंथियों से निपटने और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए आतंकवाद रोधी प्रयासों और खुफिया जानकारी साझा करने के सहयोग से मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। अब आता है संक्षिप्त सुर्खियों के संदर्भ में। सबके अंतर्गत पहली सुर्खी आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में, OILM के बारे में। OILM के बारे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट के संदर्भ में। अब आता है कि भारत में OILM सर्टिफिकेट जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। OILM सर्टिफिकेट प्रणाली थर्मामीटर, क्लिनिक थर्मामीटर जैसे मापन उपकरणों के लिए OILM प्रमाण पत्र जारी करने और पंजीकृत करने और उनका उपयोग करने और संबंधित परीक्षण या रिपोर्ट करने वाली एक प्रणाली होती है। इसके महत्व को देखा जाए तो यह निर्यात में वृद्धि होगी, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और रोजगार के अवसर इसके अंतर्गत पैदा होंगे। अब आता है हमारा इसके अंतर्गत देखते हैं कि OIML क्या है। यह इसका मुख्यालय जो है वह पेरिस में, इसकी उत्पत्ति 1955 में हुई थी और इसका कार्य लीगल मेट्रोलॉजिकल प्राधिकरणों और उद्योगों द्वारा उपयोग किए गए मॉडल विनिमय, मानक एवं संबंधित दस्तावेज विकसित करना होता है। इसके सदस्य देशों में 64 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अब आती है हमारी नेक्स्ट सुर्खी, जिसमें है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून और संयुक्त राष्ट्र आयोग के बारे में कि भारत ने प्रथम UNCITRAL मतलब यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन किया हुआ है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक सहायक संस्था है, जिसका गठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े कानूनों के अधिक सामंजस्य स्थापित करना और उनका एकीकरण करना है। इस महासभा द्वारा चुने गए 70 देश शामिल हैं, जिसमें 6 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं और भारत की सदस्यता अवधि जो है वह 2028 तक है। UNCITRAL विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा नहीं है और WTO व्यापार से जुड़े नीतिगत मुद्दों का निपटारा करता है तथा UNCITRAL अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में निजी भागीदारों को लागू करने कानूनों को संबंधित मामलों को देखता है और यह 2 देशों के मध्य उत्पन्न विवादों को भी नहीं देखता है, इसके संदर्भ में है। अब आता है L69 समूह के बारे में। L69 समूह के संदर्भ में देखा जाए कि भारत द्वारा आयोजित एक बैठक में L69 समूह में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की गई है। L69 समूह एक सुधार समर्थक समूह है जो कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकासशील देश शामिल हैं और इस समूह में UNSC के व्यापक सुधार करने और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के साथ साझा हित को एकजुट हुए। इस समूह में भारत एक नेतृत्वकर्ता देश भी है, इसके संदर्भ में है। अब आता है 5 आइज अलायंस के बारे में कि 5 आइज अलायंस क्या है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, USA, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच खुफिया जानकारी करने वाली संस्था है। कौन कौन सा? USA, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है न्यूजीलैंड। तो ये जो संस्थान है इसके 5 आइज के रूप में इन्हें जाना जाता है और इसके यह साझेदारी एक के तहत उपयुक्त 5 देशों की खुफिया एजेंसियां जो आपस में सिग्नल, सैन्य, मानव खुफिया की जानकारी साझा करती हैं। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है, IR से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।